चलिए जी, तो बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। बेसिकली इसमें हम करते क्या है, हम बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं जो भी हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो इसको करने के तरीके हम पीछे देख चुके हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप में एक बेस्ट आंसर चूज करना होता है जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से। तो बेस्ड ऑन दैट पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें आपसे कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो है मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय लॉ, मेड बाय मैन या फिर नन ऑफ दी एबव। तो हमने देखा था कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहीं और से नहीं टपके हैं, वो इंसानों ने ही बनाए हैं, इंसानों के द्वारा ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इसको इवॉल्व किया गया है, डेवलप किया गया है और धीरे धीरे इसके अंदर और भी इंप्रूवमेंट आज के दिनों में भी आते जा रही है। तो दीज आर दी प्रिंसिपल्स विच आर मेड बाय मैन ओनली। ठीक है सर, ये हमने देखा हुआ था। अगला सवाल आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स, क्या मतलब है सर? द रूल्स विच आर अडॉप्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग the accounting transactions, the rules which are adopted while preparing profit and loss account, the rules which are adopted while preparing balance sheet, the rules which are adopted while preparing director reports। तो बेसिकली यहाँ पे 4 बातें इसने बता दी। कह रहा है कि भैया पीएनएल बनाते वक्त अपने को चाहिए होता है ये रूल, या बैलेंस शीट या डायरेक्टर रिपोर्ट या फिर कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करो तब चाहिए होता है। तो हम पीएनएल, बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट की बात तो हम करते ही नहीं, हम बात करते हैं क्या? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की। अगर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का प्रयोग करते हो। जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे तो पीएनएल और बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगा और डायरेक्टर रिपोर्ट्स की यहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कोई बात नहीं की जाती, ये तो दूर से ही गलत हो जाता है। ठीक है सर, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो ए है वो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। जो गोइंग कंसर्न के हिसाब से देखें तो बिजनेस जो है हमारा वो कब तक चलेगा? फॉर अ लिमिटेड पीरियड, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 25 ईयर्स या फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। तो हमने देखा था इनडेफिनेट, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इतने पीरियड तक आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। तो लिमिटेड तो गलत हो ही गया, 10 साल 25 साल की कोई बात की नहीं गई है। ये कहा जा रहा है कि जितना आप भविष्य देख सकते हो उस भविष्य तक आपका जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। फोरसीएबल फ्यूचर जिसे हम कहते थे, मतलब कि लॉन्ग पीरियड इन दी फ्यूचर, कितना वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो इनफाइनाइट बेसिकली कहा जाता है कि जो बिजनेस एंटिटी है वो इनफाइनाइट लाइफ के लिए एग्जिस्ट करेगी। अगला सवाल, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। तो हमने देखा था कि अकाउंटिंग पीरियड में कहा गया कि 12 महीने का आपको लेना है, लेकिन आपके जो लॉज हैं जितने भी, वो सारे लॉज आपको कहते हैं कि आप कौन सा चूज करो, अप्रैल से मार्च वाला पीरियड चूज करो। तो उस लॉ के अंदर एक लॉ आता है आपका इनकम टैक्स एक्ट जो ये बात बताता है, दूसरा आता है आपका कंपनीज एक्ट, वो भी यही बात बोलता है कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए और 31 मार्च में खत्म होना चाहिए। कैलेंडर ईयर को नहीं कहा जाता हमारा अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन एनी लॉ, कोई भी लॉ आपका कैलेंडर ईयर की बात नहीं करता है। जुलाई और दिसंबर की बात तो कोई भी नहीं करता है और दिवाली से दिवाली का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये दोनों तो दूर से ही गलत हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन बस आता है कैलेंडर ईयर या फिर आपका अकाउंटिंग ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर, तो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर ही हर लॉ के अंदर इसको एक्सेप्टेबिलिटी दी गई है, कैलेंडर की बात कहीं भी नहीं की जाती। ठीक है सर, अगला सवाल, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 6 मंथ, इंडेफिनाइट या फिर पीरियड फिक्स बाय मैनेजमेंट। तो आपको बताना है इसके अंदर से कौन सा वाला आपका जो है वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। तो आप यहां पे अगर कोई ने थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो वो ये कहेगा कि सर अकाउंटिंग पीरियड जो है वो भी पीरियड हो सकता है जो कि मैनेजमेंट फिक्स करे। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे थे जहां मैनेजमेंट कहता है कि 3 साल वो अकाउंटिंग पीरियड मानना चाहता है, तो हमने कहा था नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कितना रहेगा, 12 मंथ्स का ही रहेगा। क्या हम 12 मंथ से कम की अकाउंटिंग नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल 6 मंथ या फिर 3 मंथ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट कहता है 12 महीने। क्या इससे कम का किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और कई लॉज हैं, जैसे लॉ में हमने एग्जांपल देखा था कि जो आपका कंपनीज एक्ट है या फिर जो सेबी है, ये जितनी भी लिमिटेड कंपनीज है उन लिमिटेड कंपनीज को कहता है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे बनाएंगे। क्वार्टरली बेसिस का मतलब क्या हुआ, हर 3 महीने पे आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लिमिटेड कंपनी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि बड़ी कंपनियों के ऊपर ये रूल अप्लाई किया जाता है कि जो भी
भी बड़ी कंपनी है जो भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं और उनके शेयर्स जो हैं वो पब्लिक में इशू किए जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भैया ये वो कंपनी है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो इसलिए यहां पे जो डेंजर है वो थोड़ा ज्यादा है और लोग जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। इस वजह से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर क्वार्टर बेसिस पे आपको प्रिपेयर करने होते हैं और यूजर्स के आगे सबमिट करना पड़ता है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की यहां बात की जा रही है, तो ये कॉन्सेप्ट कह के चलता है 12 महीने, बट 12 महीने से कम की भी अकाउंटिंग की जा सकती है बेस्ड अपॉन लॉज, जो भी आपके लॉ के अंदर बातें की गई हैं उसके अकॉर्डिंग उससे कम का भी अकाउंटिंग करना संभव है। ठीक है सर। According to dual aspect concept, the system of recording transaction is called double account system, double entry system, double book system या फिर all of the above। all of the above आप तब कह सकते हो जब आप कहोगे कि इन तीनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ऑल्दो सेम से वर्ड कह दिए गए हैं मोटा मोटा, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि डुअल एंट्री मतलब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली किस अकाउंटिंग की बात करता है। तो यहाँ पे बात की जाती है किसकी? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल बुक सिस्टम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, डबल अकाउंट सिस्टम भी नहीं होता, डबल एंट्री है। इसको आप ऐसे समझें कि हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री जो है वो डबल होती है। अकाउंट डबल से मतलब नहीं है, बुक डबल से मतलब नहीं है, उसकी एंट्री दो जगह पे होगी तो वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। Revenue is deemed to be realized कब? When purchase order is received from the purchaser, when goods are delivered to the purchaser, when the title of the goods has been transferred to the purchaser, and when कैश इज रिसीव फ्रॉम दी परचेजर। तो बताइए रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने को रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? कब हम मान लें कि हमारा राइट एस्टेब्लिश हो गया। बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको क्या कहता है कि अगर आपके सेल करने के बाद आपका राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा तो आप मान लोगे कि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज वहां पे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है? पहली बात में कह रहा है आपको परचेज ऑर्डर मिला है। परचेज ऑर्डर मिला है तो आपको साथ में मैचिंग कॉन्सेप्ट भी लेके चलना होता है कि परचेज ऑर्डर का जो पैसा होता है उसको हम एडवांस में दिखाते हैं। ठीक है, अगर परचेज ऑर्डर मिलता है और उसके साथ अगर कुछ एडवांस पैसा मिल जाता है तो उसको हम एडवांसेस में बुक करते हैं, ना कि हम रेवेन्यू कहते हैं। और सिर्फ अगर परचेज ऑर्डर रिसीव किया हो तब तो अभी पैसा ही नहीं आया, पैसा ही नहीं आया तो रेवेन्यू किस बात का? अच्छा, क्या पैसा नहीं आया तो क्या कोई सामान चला गया है? नहीं जी, सामान भी नहीं गया, तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट लेवल कि जब आपके पास परचेज ऑर्डर आता है, आप फेज को समझेंगे कि जब आप कोई भी सेल करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास एक आता है पीओ, परचेज ऑर्डर रिसीव हो गया, सामने वाला कहता है जी हम परचेज करने को तैयार हैं। ठीक है साहब। उसके बाद व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर, गुड्स जो है वो डिलीवर कर दिया गया परचेजर को। और तीसरा है व्हेन द टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड ट्रांसफर टू द परचेजर। अब ये क्या है? ये इसके बाद का स्टेप है, ये इससे पहले का स्टेप है। इसमें क्या हुआ कि आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिया। टाइटल ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। आपने कहा जो ये सामान मेरा था वो आपसे आपका हुआ। हो सकता है अभी डिलीवरी ना हुई हो सकता है अभी ये जो पोजीशन है इसका किसके पास हो? आपके पास ही हो। मतलब कि ए अगर सेलर है और बी यहां पे अगर बायर है तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये जो परचेज ऑर्डर है इसके पास आया, स्टेप 1। दूसरे पे सेलर ने कहा कि हाँ जी ये हमने जो माल था ये हमने आपको सेल कर दिया, ये हमने आपको बेच दिया, लेकिन अब ये किसकी कस्टडी में है? ये सेलर की ही कस्टडी में है। इसको बोलते हैं पोजेशन। तो पोजेशन जो है वो किसके पास है? वो अभी सेलर के पास ही है। तो पोजेशन सेलर के पास है, लेकिन जो टाइटल ऑफ द गुड्स है वो ट्रांसफर कर दिया गया। जो इसका मालिक है वो अब कौन हो गया? बायर हो गया है। हाउएवर जो पोजेशन है वो भी सेलर के पास ही है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 का होगा कि जब इसका पोजेशन जो है वो भी ट्रांसफर हो जाए किसके पास? बायर के पास। जो इसकी डिलीवरी जो है गुड्स की वो भी हो गई बायर के पास। दिस इज स्टेप नंबर 3। और फोर्थ क्या होगा कि जब इसके बदले आपको क्या मिल जाए? आपका पैसा रिसीव हो जाए। दिस इज स्टेप नंबर 4। तो आपको बताना है कि किस स्टेज पे आप कह लोगे कि राइट एस्टेब्लिश हो गया। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपका राइट एस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ भाई अब तो आप पैसा लोगे ही लोगे, तो उस केस में आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप कब बोल सकते हो कि आपका राइट एस्टेब्लिश हो गया? क्या परचेज ऑर्डर आया, राइट एस्टेब्लिश हुआ? नहीं। सेकंड, जब टाइटल आपने ट्रांसफर किया तो क्या राइट एस्टेब्लिश हो गया? हाँ जी। जैसे ही आपने टाइटल ट्रांसफर किया आप मान लोगे कि इसका मालिकाना हक जो है वो शिफ्ट हो गया। किसको चला गया है? बायर को चला गया है। तो अगर मालिकाना हक चला गया दैट मींस कि आपके पास अब राइट है इसके अगेंस्ट पैसे रिकवर करने का। आप इससे पैसे अब रिकवर कर सकते हो। तीसरे में ट्रांसफर कर दिया वो उसके आगे का प्रोसेस है, और पैसा रिसीव हो गया वो तो सबसे आगे का प्रोसेस हो गया। तो हमें देखना होता है कि कौन से मिनिमम लेवल पे हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वो मिनिमम लेवल आपका वो कहलाता है जब आपके
पास अधिकार प्राप्त हो जाए कि हाँ जी इस स्टेज के बाद से आप पैसे लेने के लिए यहां पे योग्य हो चुके हैं, आपके पास अधिकार आ गया है। ठीक है, तो जब टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, ये केस टू केस वेरी करेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये केस टू केस वेरी करेगा। ये एक एग्जांपल था जिसके अंदर इस तरीके से स्टेजेस बनाए गए हैं। आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जिस दिन से आपके पास राइट एस्टेब्लिश हो गया, राइट एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है कि आपका सामान जो है वो रेडी टू ट्रांसफर हो गया या फिर उसका टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, उस केस में हम कहते हैं कि हम अब इसके प्रोपोर्शनेटली मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारा डिटरमाइंड है और उसका टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है सर, अगला सवाल आता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट there should be proper vouchers for checking every transaction, there should be proper vouchers for checking every cash transaction, there should be proper vouchers for checking every purchase sale transaction, और अगला आता है there is no need of vouchers for checking of transaction, यहां पे कोई वाउचर की जरूरत ही नहीं है। तो आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बता के चलता है यहां पे, तो बताइए आपने ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पे क्या देखा था कि आपके पास क्या सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का वाउचर होना चाहिए, क्या परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन का ही होना चाहिए और किसी ट्रांजैक्शन का नहीं होना चाहिए। मतलब एक्सपेंस किट है, अगर आपने किसी को सैलरी दी क्या उसका वाउचर नहीं बनाओगे क्योंकि वो परचेज नहीं है, सेल नहीं है, तो आपको परचेज सेल का ही वाउचर बनाना है, या आपको किसी का वाउचर ही नहीं बनाना है, या आपको सभी का वाउचर बनाना है। तो बिल्कुल जी आपको सभी का वाउचर बनाना होता है। ऑब्जेक्टिविटी ये कहता है कि जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हिट हो रही हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस का आपके पास क्या होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए, और साथ में और क्या होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं सर, टैक्स इनवॉइस हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है, बैंक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास और होगा, बट वाउचर इज प्राइमरी, वाउचर तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ वाउचर की बात की जा रही है, तो वाउचर आपको ना कैश का चाहिए ना परचेज सेल का चाहिए, आपको सभी का वाउचर चाहिए। ठीक है सर। नाउ अगला सवाल आता है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मींस, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। ऑल द फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री शुड यूज आइडेंटिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। कह रहा है सारे फर्म जो एक इंडस्ट्री के हैं उन सभी के प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स सेम होंगे। ऑल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज्ड। अगला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, और अगला कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे हिसाब से। आपने देखा है कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, जब ईयर आफ्टर ईयर, वन ईयर टू अनदर ईयर, आपकी जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी प्रैक्टिस है, जितनी भी प्रिंसिपल्स है, जो भी टेक्निक्स है, जो भी मेथड्स हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए, आपस में कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन यहाँ पे लागू होता है। फॉर्म की बात हम नहीं करते और कोई प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करने की बात भी अपन नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैलिड एट। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है रियलाइजेबल वैल्यू, तीसरा कहता है कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, और चौथा कहता है रियल वैल्यू। तो आपने रियल वैल्यू जैसी कुछ चीज सुनी नहीं है। रियलाइजेबल वैल्यू को आप मार्केट वैल्यू भी कहते हो, ये आपने सुना है। रियलाइजेबल वैल्यू इज मार्केट वैल्यू, इसका मतलब होता है कि जो भी आपका स्टॉक है अगर उसको आप मार्केट में लेके जाओगे तो कितना पैसा आप रियलाइज कर सकते हो उसको बेचने के बाद। कॉस्ट प्राइस, जितने प्राइस में आपने उस स्टॉक को खरीदा है या फिर प्रोडक्शन करी है, उसकी प्रोड्यूस करने में जितना भी खर्चा आया वो सारा कॉस्ट प्राइस होता है। और तीसरा कह रहा है कि भैया इन दोनों में से जो लोअर होगा वो, तो ऑब्वियस ही बात है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया जाता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। यही बात आपको बता के चलता है कंजर्वेटिज्म, तो सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सेम प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट्स, रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे कह रहा है कि जो कंजर्वेटिज्म है, जो आपका कंजर्वेटिज्म है वो इनमें से कौन सी बातें बता के चलता है। तो आपको बताना है कि कौन सी बात बता के चलता है। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि भैया अगर कोई डेट, कोई भी आपका डेट, कोई भी आपका उधारी, कोई भी आपका डेटर अगर बुरा हो जाए या डाउटफुल हो जाए या आपको उसका अंदेशा हो तो प्रोविजन बना लेना चाहिए, मतलब अपने लॉस को एंटिसिपेट कर लेना चाहिए पहले ही। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन इज अ एंटिसिपेटेड लॉस और एक्चुअल लॉस, मतलब अगर ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है या फिर ये एंटिसिपेटेड, आपको भविष्य में होगा या आपको पता है, तो आपको पता है, जो पता है उसकी बात नहीं कर रहा।
ये जो है कंजर्वेटिज्म, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एंटीसिपेटेड, वो जिसको आपको श्योर शॉट नहीं पता बट आपको अंदेशा है, आपको अनुमान है कि हो सकता है भविष्य में इतना खर्चा या इतना नुकसान होने वाला है, उसको रिकॉर्ड करने की बात करता है। तो डेप्रिसिएशन तो आपको पहले से पता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस होते हैं जो कि आपने कर दिए बट आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो ये भी आपको पहले से पता है। ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि सारे अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शन है, मतलब कि जो प्रोविजन है वो आपका सही जवाब है, जहां पे आपको पहले से पता नहीं है बट आपको अंदेशा है कि कुछ डेट्स आपके डाउटफुल हैं, हो सकता है वो पैसे दें, हो सकता है ना दें, हो सकता है उनके पैसे हमारे डूब जाएं, वो डेट्स हमारे बेड डेट्स बन जाएं। तो इस टाइप का अगर कोई अंदेशा है तो उस लॉस को हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, मतलब उसका प्रोविजन बना के चलते हैं। ये बात बताता है आपको कंजर्वेटिज्म, जो कहता है क्या कि डू नॉट एंटिसिपेट ऑल योर फ्यूचर प्रॉफिट्स बट एंटिसिपेट योर ऑल फ्यूचर लॉसेज। अगला सवाल आपके सामने क्या कह के चल रहा है? अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। जो प्रोप्राइटर है, जो उसका मालिक है, उसको भी हम बोलते हैं कि भैया ये तो बाहर का व्यक्ति है, इससे हमने उधार लिया हुआ है, एक प्रकार का क्रेडिटर है। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा था क्या, गोइंग कंसर्न बात करता है फोर्सिबल फ्यूचर की, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बात करता है कि हम अपने एसेट्स को उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस एंटिटी कहता है कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है और जो बिजनेस है वो दोनों के दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा वो एक टाइम इंटरवल पे बिजनेस की लाइफ को तोड़ दिया जाता है, जिसको कि हम 12 महीने कह के चलते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज योर राइट आंसर, जो कि ये बताता है कि जो प्रोप्राइटर है और जो बिजनेस है वो दोनों के दोनों अलग अलग हैं, और अगर प्रोप्राइटर ने कोई पैसा लगाया है तो वो एक प्रकार का उधार है, क्रेडिटर के रूप में ही बिजनेस के अंदर दर्शाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। ठीक है सर, तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चन जो हमने रिवाइज किए हैं। लेंगे ब्रेक और कंटिन्यू करेंगे उसके बाद बाकी बचे हुए सवाल।